हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 50 और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का और वो है इंडियन पार्लियामेंट। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मैम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर पॉलिटी में कोई है जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स, तो मैं कहूँगी इट इज़ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी होता है। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि पार्लियामेंट के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल टर्म्स में आपको समझा सकूँ। तो लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है और अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है जिससे कि आप कीवर्ड्स देख के ही सारी चीज़ों को रिकॉल कर सके और रिवाइज कर सके कम से कम टाइम में। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ रिवीजन का और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द पार्लियामेंट, हमारी ये पार्लियामेंट क्या है। तो अगर कोई आपको ये पूछे तो आंसर कि पार्लियामेंट इज बेसिकली अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट एक बॉडी है, कैसी बॉडी है? ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ऐसी बॉडी है जो लॉ बनाती है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सिंपल, कुछ नहीं है, इट इज़ अ बॉडी विच मेक्स लॉ, पार्लियामेंट। ओके, इसे ऐसे समझ सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्कूल। ठीक है, ये कैसी है? एक स्कूल की जैसी है जहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं और ये दोनों मिला के, टीचर्स और प्रिंसिपल ये दोनों मिला के बनाते हैं रूल्स। किसके लिए बनाते हैं रूल्स? फॉर द स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो सिमिलर वे में हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री होती है, ये भी एक बॉडी की तरह है जिसे रूल्स की ज़रूरत है सब लोगों के लिए। और ये रूल्स बनाने का काम फिर कौन करेगा? वो करेगा पार्लियामेंट। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट? तो सबसे पहले आप सबको पता है, हमने सेलिएंट फीचर में भी देखा था और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि अगर आपको कोई पूछे कि आपका जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कैसा है, तो आप उनको क्या कहते हो? वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो कहाँ से बोरो किया गया है, ये क्वेश्चन आप सब पेयर्स के फॉर्मेट में वगैरह पूछ सकते हैं। सो दिस इज बोरोड फ्रॉम, जल्दी से बताइए, ब्रिटिश सिस्टम। एग्जैक्टली, ये ब्रिटिश सिस्टम से, या फिर हम इसे कहते हैं वेस्टमिनिस्टरल मॉडल। ठीक है, यहाँ से बोरो किया है। वेस्टमिनिस्टरल क्या है? ये एक जगह है ब्रिटेन में, वहाँ से इसे लिया गया है, इसे उस तरह से नाम दिया गया है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ना, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ये सेंटर में है डेमोक्रेसी के। तो अगर ये हमारी डेमोक्रेसी है तो यहाँ के सेंटर में होती है हमारी पार्लियामेंट। और ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, इसके साथ साथ ये लॉज बनाती है, ये फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ें होती है उसे भी करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या? जैसे कि मनी को अप्रूव करना, या और ये चेक्स रखती है किसके ऊपर? मिनिस्टर्स के ऊपर। मिनिस्टर के ऊपर ध्यान रखती है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सोचो कि यहाँ पे है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई न्यू स्कीम या फिर प्रोग्राम स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए सोचो कि डिजिटल इंडिया, ये एक प्रोग्राम है, या फिर आयुष्मान भारत, ये भी बोल सकते हैं आप। तो अगर इन दोनों को एग्जिस्टेंस में लाना है या फिर इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे लगेगा पार्लियामेंट का अप्रूवल। किस चीज़ के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा? फंड्स चाहिए, हमें पैसे चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा? या फिर लॉज बनाने हैं इस चीज़ के रिलेटेड, तो कौन करेगा ये चीज़? ये चीज़ होगी पार्लियामेंट के थ्रू। समझ में आया? ओके, तो हमने अब तक क्या देखा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। लॉ मेकिंग ऑर्गन है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं इसे, जो यूके बेस्ड है, और पार्लियामेंट का सेंट्रल रोल है। अब समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही होनी चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कहाँ पे दिखता है, पार्लियामेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 79 टू आर्टिकल नंबर 122, जो कि है पार्ट 5 में। इसे कैसे याद रखेंगे आप? छोटी सी ट्रिक देती हूँ। पार्लियामेंट का पी ध्यान में रखिए और ये पार्ट 5 का, इसे हम हिंदी में 5 बोलते हैं, तो 5 का पी याद रखिए। तो पार्लियामेंट पार्ट 5 में आता है और आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक आता है। इतने सारे जो आर्टिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सारे हम एक साथ लेंगे, एक के बाद एक, जिससे कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे पार्लियामेंट से, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे, तो भी यू विल बी इन अ पोजिशन वेयर यू कैन आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली विथ द नॉलेज यू हैव। इतना तो मेरा प्रॉमिस है कि जब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो डजेंट मैटर कि आपको पार्लियामेंट से कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, आप इस पोजीशन में होगे कि आपको तीनों के तीनों ऑप्शंस पता भी नहीं हो, फिर भी आप एलिमिनेशन की ट्रिक से या फिर किसी और ट्रिक से भी आंसर तक पहुंच जाओगे। आपकी गट फीलिंग या फिर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आपको लैंड कहाँ पे करना है, कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जल्दी से बता देती हूँ। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि आपको आपके गट्स के साथ जाना चाहिए, इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए, लेकिन आप देखते हो कि जब आप अपनी इंट्यूशन या फिर गट के साथ जाते हो स्टार्टिंग में, तो वो आंसर हमेशा गलत हो जाता है। मेनी ऑफ अस एक्सपीरियंस दैट। तो हमारी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना होता है? ये बनती है रिकॉल और रिविजन से। आपके ब्रेन में आप जितनी बार रिवाइज और रिकॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन को, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल बढ़ेगी। जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल बढ़ेगी, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पैटर्न समझ में आएंगे और आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम प्लस प्रैक्टिस। और ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो आपकी इंट्यूशन होगी, उसे समझ में आएगा कि उसे किस इंफॉर्मेशन के साथ जाना है। ऑलराइट। तो ऐसा होता है कि अगर आपको करेक्ट आंसर भी क्लिक करना है, यू हैव टू मेक योर इंट्यूशंस स्ट्रांग। एंड हाउ विल दैट बी पॉसिबल? ये होगा रिवीजन से प्लस रिकॉल से प्लस प्रैक्टिस से। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक है। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं पार्लियामेंट के रिलेटेड। सबसे पहले तो ये है कि इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। इसके बाद पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स कौन से होते हैं, ये कितनी लॉन्ग लास्ट करता है, कब तक रहता है, इसके जो हाउसेस है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इसे प्रिसाइड कौन कर रहा है या फिर चेयरमैन और स्पीकर कौन है, इसके साथ साथ ये फंक्शन कैसे करता है और इसकी पावर क्या है, और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कोई प्रिविलेजेस दी जा रही है तो इसका नेचर क्या है, कौन सी प्रिविलेजेस है, चीज़ें कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आप ही मुझे बताइए, अगर हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो इसके बाहर क्वेश्चन आएगा ही कौन सा? अगर आएगा भी, यू विल बी एबल टू आंसर इट। ऑलराइट। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में इसे समराइज करूँ तो मैं बस इतना कहूँगी कि भाई, अगर आपको पार्लियामेंट समझना है तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक काम कर लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड योर पार्लियामेंट। ऑलराइट। ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट? सबसे पहले ये समझो, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के होते हैं 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है प्रेसिडेंट। ये कौन सा पार्ट हुआ? पहला। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? वो होता है राज्यसभा, और जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और फिर थर्ड पार्ट होता है पार्लियामेंट का, वो है लोकसभा, जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। ऑलराइट। अब देखो, इसे याद कैसे करना है। अब यहाँ पे याद क्या करना है ये समझिए। अगर आप जल्दबाजी में गलती नहीं करना, अगर कोई पूछे कि पार्लियामेंट के पार्ट्स क्या है या फिर इसे कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं बोलना है। ये याद रखना है कि पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। ओके। अब देखो, राज्यसभा
और लोकसभा ये हिंदी नाम है। 1954 में क्या हुआ था, 1954 में ये जो ऑफिशियली हिंदी नामों को एडॉप्ट किया गया था। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, इसके साथ साथ अपर हाउस भी कहा जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, हमारी कंट्री में नहीं लेकिन बाकी की कंट्री में हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। सेकंड चेंबर भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ जो लोकसभा होती है इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ये तो अभी बता चुकी हूँ आपको। इसके साथ साथ इसे लोअर हाउस कहते हैं, पॉपुलर हाउस कहते हैं, या फिर फर्स्ट चेंबर भी कहा जाता है। जो राज्यसभा होते हैं ये क्या करती है, स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है राज्यसभा। लोकसभा क्या करती है, लोकसभा रिप्रेजेंट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, जितने भी इंडिया के लोग हैं उन्हें। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये स्कूल है तो स्कूल की जो राज्यसभा है ये टीचर्स है, और स्कूल की लोकसभा जो है वो है सारे के सारे ऑल स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा टीचर का रिप्रेजेंट मतलब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन या फिर यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन। एनालॉजी ध्यान में रहेगी, ठीक है। अब रोल ऑफ प्रेसिडेंट समझिए। हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात है जो आपको आपके दिमाग में आ सकती है, वो ये है कि प्रेसिडेंट तो मेंबर नहीं होते हैं। ये प्रेसिडेंट की चैप्टर में हम देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसके बाद ये मेंबर नहीं रहते हैं, फिर ये पार्लियामेंट का पार्ट कैसे हुए, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर ये है बिकॉज मल्टीपल एक्चुअली इसके रीजंस है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो बिल होता है ये पास किया जाता है दोनों भी हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ये हम देख चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा कभी कभी क्या करती है, बिल को पास करती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको इस बिल को अगर लॉ में कन्वर्ट करना है तो आप ये प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के चैप्टर में हम ये देख चुके हैं। तो अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिली तो ही आप बिल को लॉ में कन्वर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। प्रेसिडेंट इसके साथ साथ बाकी के भी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले, जैसे कि समन करना हाउस को, यानी कि अगर सेशन बुलाना है या फिर सेशन को ख़त्म करना है, या फिर लोकसभा को डिसॉल्व करना है, हाउसेस को एड्रेस करना है, इश्यूज़। देखो कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और कुछ अगर इमरजेंसी आ जाए तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्डिनेंसेस को इशू करने के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट काम हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं। एग्जाम्पल का अगर एग्जाम्पल दूँ तो ऐसे समझो, इससे अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट ना रेफरी के जैसे हैं। देखो अगर यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रही है तो हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है ये रेफरी के जैसे होते हैं। रेफरी कहाँ का, जो क्रिकेट के होते हैं। ये गेम नहीं खेलते, रेफरी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन बिना रेफरी गेम भी तो नहीं चलता ना। समझ में आया। तो ऐसे प्रेसिडेंट का रोल आप अपने दिमाग में रखिए। अब देखो ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन मॉडल को समझते हैं। ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन मॉडल, अब ये क्यों बीच में आ गया, इसे क्यों समझना है। हमने देखा था कि मेंस के जो सिलेबस है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है। वहाँ पे बोला गया है कि जो आपका सिलेबस है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आप कंपेयर कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। तो इसीलिए जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे और जहाँ जहाँ भी पॉसिबल होगा दूसरी कंट्री के प्रोविजंस के साथ कंपेयर करना, वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। समझ में आया। तो ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल को जल्दी से शॉर्ट में समझते हैं, बहुत इजी है समझना, क्योंकि हमारी सिस्टम हमने ब्रिटेन से बोरो किया है, ये आपको याद है। ब्रिटेन में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्राउन का मतलब क्या, किंग या फिर क्वीन, प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। वहाँ की लोकसभा राज्यसभा ऐसे समझ लो। सिमिलरली इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में पार्लियामेंट है, इसमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आते हैं, राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। अब ये ब्रिटेन का समझ में आ गया, उसके पैरेलल में हमने इंडिया का देख लिया।
अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का समझ लीजिए। यूएसए में क्या होता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे यूएस कांग्रेस, आपको समझ में आया ना, प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, यहाँ पे ये इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ पे नहीं है लेजिस्लेचर का पार्ट। यूएस कांग्रेस मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, जिसे हम सेनेट भी कहते हैं। सेनेट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में याद रखो, ये है अपर हाउस। सेनेट क्या है, अपर हाउस। और यहाँ पे लोअर हाउस भी है। यूएसए में लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। याद रखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये टोटली सेपरेट होते हैं फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और ये चीज़ हम देख चुके हैं प्रेसिडेंट के चैप्टर में, अगर आपको याद हो, राइट। तो की डिफरेंस मॉडल में समझ में आया आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया और यूके की कैसी है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे दिखता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन हुम, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच, यानी कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में है, क्राउन पार्लियामेंट में है। और यूएसए का क्या मामला है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सेपरेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, ये कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हैं। समझ में आया, गलती नहीं होगी यहाँ पे अभी, ओके, ठीक है। अब ये पार्ट होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा है। ऑलराइट, तो कंपोजिशन समझते हैं अभी। सबसे पहले राज्यसभा को समझिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की, ये होती है 250 मेंबर्स की। मतलब ये कि अगर ये राज्यसभा है तो ये राज्यसभा में 250 मेंबर्स रहेंगे। 238 इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, और ये इनडायरेक्टली होते हैं बाय द वे। और जो 12 होते हैं ये कौन होते हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये देखो, ये वाला नंबर अगर याद नहीं रहे, 238 250 ऐसे राउंड में फिगर है, ये तो याद रहेगी ही। समझ में आया, इससे -12 कर देना तो याद हो जाएगा, 238 है। और यहाँ पे क्या है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। करंटली स्ट्रेंथ बदली जाती है, यहाँ पे 2019 का डेटा है, तो इसे मत समझिएगा। कुछ स्टेट्स की सीट्स होगी, कुछ यूनियन टेरिटरीज की सीट्स होगी, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा शेड्यूल, 4th शेड्यूल जो है और कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिसाइड करता है कि कितनी सीट्स होगी फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। अब ये जो 4th शेड्यूल है ये समझना ज़रूरी है। 4th शेड्यूल को आप याद क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। शेड्यूल्स पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उनका ये फेवरेट टॉपिक है। स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 5th और 6th शेड्यूल है, उस पर तो हमेशा ही क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। 4th शेड्यूल में क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई हम राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स देंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स जो होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं। यहाँ पे सिस्टम कैसा होता है, ये सिस्टम हम पहले ही समझ चुके हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से याद कीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राइट यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसे भी हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब सीट्स जो अलॉट किए जाते हैं ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगे, राइट, त्रिपुरा में कम होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में 31 है तो त्रिपुरा में 1 हो सकता है। एग्जाम्पल समझ में आया। अगर मैं इसी सेम टॉपिक को अगर यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर करूँ, तो यूएस सेनेट जो होता है, यूएस सेनेट में
एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। यूएसए में पूरे 50 स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सास को अगर देखें तो टेक्सास साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कोई छोटी सी स्टेट ले लीजिए, लेट्स से डेलावेयर है, ये तो बहुत ही छोटू सा है, राइट। तो ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, फिर भी, और अच्छा इसमें पॉपुलेशन भी डिफरेंट है, टेक्सास में डिफरेंट है, डेलावेयर में डिफरेंट पॉपुलेशन है, फिर भी यहाँ पे 2 ही मेंबर यहाँ से रिप्रेजेंटेशन के लिए आएंगे और यहाँ से भी 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए आएंगे। तो 50 स्टेट में से हर एक स्टेट से 2 लोग आ रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, अगर यूपी से 31 लोग आ रहे हैं तो त्रिपुरा से एक ही आ रहा है, कोई भी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जैसे यूएसए में है। ये आप कंपैरिजन वाली बात याद रखिएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पे क्या मामला आता है। यूटीज़ जो होते हैं, यूटीज़ के मेंबर जो होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं यहाँ पे, बट थ्रू स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज। ये पॉइंट याद रखना है, अगर स्टेटमेंट में पूछ ले तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज है जिसे क्रिएट किया गया है फॉर यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे सेम पीआर सिस्टम होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे भी होता है। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और जो बाकी के यूनियन टेरिटरीज है, ये बहुत छोटी है। पॉपुलेशन इतनी कमी है तो क्या ही क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो कॉमन सेंस से इसे प्लीज़ आप याद रखिएगा। अब नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में एक बार देख लेते हैं। आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 12 लोगों को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे और ये एमिनेंट पर्सन होते हैं, जैसे कि आर्ट की फील्ड में या फिर लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। यहाँ से कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हो। पर्पस क्या है इसका, ये एक्सपर्ट्स को आवाज़ देना चाहते हैं पार्लियामेंट में विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि लता मंगेशकर जी, ये थी एक बार मेंबर। इसके बाद होमी भाभा साइंस के रिलेटेड थे, लता मंगेशकर जी म्यूज़िक रिलेटेड थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो। डॉक्टर एस जयशंकर को भी नॉमिनेट किया गया था, राइट। उनको पहले इलेक्ट किया गया था, पहले उनको मिनिस्टर बनाया गया, फिर वो राज्यसभा में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेके, यहाँ पे कोई नॉमिनेटेड मेंबर होते ही नहीं है यूएस सेनेट में। यूएस सेनेट में सिर्फ और सिर्फ 50 स्टेट से, हर एक स्टेट से 2 लोग आएंगे, बस बात खत्म। यहाँ पे इंडिया में डिफरेंस है। ओके, समझ में आया आपको? ऑलराइट। अब लोकसभा के कंपोजिशन को समझते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट को समझने के लिए दोनों हाउसेस को समझना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट को तो हमने पहले ही समझ लिया है, राज्यसभा हमारा हो गया, अभी लोकसभा की बारी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है हमारी लोकसभा की, वो है 552। अब यहाँ पे क्या होता है, 530 लेट से स्टेट से है, 20 लेट से यूनियन टेरिटरी से है, ऐसा कुछ डिवीजन होता है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कैसे है, देखो मेंबर ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लोग आगे आते हैं, ये वोट देते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जो स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है, यहाँ पे होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ, ये भी समझना ज़रूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये हुआ, कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीज़न जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा है या फिर 18 साल का है। ये कहाँ पे ऐड किया गया था, इसे ऐड किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो आया था 1988 में। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे क्या देखा था हमने कि 21 एज थी, इसे कम करके 18 एज किया गया था। तो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और उनकी एज 18 से ज़्यादा या फिर 18 कंप्लीट होना चाहिए। और ये कब ऐड किया गया था, किस चीज़ से ऐड हुआ इसे, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से ऐड किया गया। 21 पहले एज थी, इसको कम करके 18 एज की गई। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर महाराष्ट्र में
एग्जाम्पल देती हूँ, अगर महाराष्ट्र में लेट से 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो लोग इलेक्ट करेंगे 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लोकसभा में जाने के लिए एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? ओके। अब इसी जगह पे लोकसभा में हम देखते हैं ये यूनियन टेरिटरीज़ का, लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज़ का रोल क्या है। पार्लियामेंट मेथड को डिसाइड करती है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। यूनियन टेरिटरी, देखो अब यहाँ पे फ्रेश पेज ले लेती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, पार्लियामेंट डिसाइड करती है मेथड को, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ है तो एज पर द यूनियन टेरिटरीज़ एक एक्ट है, ध्यान से सुनिए, यूनियन टेरिटरीज़ डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। ऐसा सिंपल एक्ट है, इतना डिफिकल्ट नेम नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स होते हैं ये भी डायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर आपको स्टेटमेंट में पूछ ले कि यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स आर ऑल्सो इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, बाय व्हाट? तो यूनियन टेरिटरीज़ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1965 में ऐसे दिया गया है। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स को समझिए। अब देखिए, जैसे हमने राज्यसभा का देखा था, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट, ऐसे ही 5 पॉइंट हम लोकसभा के देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है नॉमिनेशन क्या है यहाँ पे, राइट। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे एंग्लो इंडियंस मेंबर्स रहते थे, और क्यों इनको ऐड किया गया था एंग्लो इंडियंस को? क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था, इसलिए ये प्रोविज़न वैसे टेम्पररी था। ओरिजिनली इसे 1960 में लाया गया था, फिर एक्सटेंड किया गया था मल्टीपल टाइम्स। और ऑलराइट, तो ये एक बात आपको याद रखना है, यहाँ से ही अगर क्वेश्चन आने हैं तो यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब ये टॉपिक हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते हैं। अब ये समझना है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ये कैसी होती है। तो यहाँ पे ही पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लेती हूँ जिससे कि अच्छे से समझ सके। देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप क्या बता रही हूँ। लोकसभा के अगर यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो एवरी स्टेट, हर एक स्टेट को डिवाइड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्या हो रहा है यहाँ पे, लोकसभा का इलेक्शन होना है। लोकसभा का इलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम स्टेट को उठाएंगे, सारे स्टेट्स को उठाएंगे और उस स्टेट को डिवाइड कर देंगे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये सबसे पहला स्टेप है। अब 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स आते हैं यहाँ पे। क्या आते हैं? 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स। कौन से 2 इम्पॉर्टेंट रूल है? सबसे पहला रूल ये है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट्स। अगर यहाँ पे स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट 2 है, तो दोनों के बीच होगी यूनिफॉर्मिटी। नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं पर स्टेट्स डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशन पे। अगर बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा सीट्स होगी, अगर छोटा स्टेट है तो कम सीट्स होगी। स्मॉल स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल लेस दैन 6 मिलियन पीपल डोंट फॉलो दिस स्ट्रिक्टली, ये याद रखिएगा आप। 6 मिलियन के नीचे अगर लोग हैं स्टेट के किसी, तो ये फॉलो नहीं होता है जनरली। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर यूपी की 80 सीट्स है तो सिक्किम की सिर्फ और सिर्फ 1 ही सीट है। समझ में आया? अगर यूपी की 80 सीट्स है तो सिक्किम का 1 ही सीट है, 1 सीट ओनली। ये कैसे वैरी हुआ? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। तो अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, द नंबर ऑफ सीट्स वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको रिपीट करना है इन्फॉर्मेशन को, जितनी बार हो सके उतनी बार। तो मीनिंग समझ में आया आपको? देखो, फिर से रिवाइज कर लेती हूँ जल्दी से। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा बिटवीन द स्टेट्स और विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पॉपुलेशन की बेस पे आप क्या करेंगे, सेंसस के फिगर्स के ऊपर फिर नंबर ऑफ सीट्स देंगे, जो फॉर्मूला वगैरह लगता है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड बात क्या है, ये फर्स्ट चीज़ तो हमने समझ ली, लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट भी सेकंड रीज़न भी समझना ज़रूरी है।
उसे हम कहते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर द सेंसस, जिसे कहते हैं, ये बहुत फेमस भी है, डिलिमिटेशन। क्या कहते हैं इसे? डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन क्या है? एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, सेंसस होता है, हर एक सेंसस के बाद जो सीट्स होती है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, इसको रीएडजस्ट किया जाता है। पार्लियामेंट के कुछ रूल्स है, पार्लियामेंट कुछ रूल्स को सेट करती है थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन ये था कि अब तक डिलिमिटेशन एक्ट्स कितनी बार आ चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आंसर वाज 4। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रखिए कि पार्लियामेंट को कुछ रूल्स बनाने होते हैं सेंसस के रिलेटेड, और ये बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो भी होता है उसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स। अब ये कब कब आए थे ये याद करते हैं। सबसे जो पहला आया था, ये आया था 1952 में। इसे प्लीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, तो फिर से पूछने की जो पॉसिबिलिटी है ये बढ़ जाती है। 1952 में आया था, फिर आया था 1962 में। इसकी ईयर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ईजी है। पहला बस इतना याद रखना है कि भाई 1947 में तो हमारा 1947 में हम आज़ाद हो गए हैं, तो जल्दी से ही हुआ होगा, तो 1952 में हो गया पहली बार। फिर 10 साल के बाद 1962 में आया, फिर से 10 साल के बाद 1972 में आया, और फिर इसके बाद आप डायरेक्टली याद रखो 2002 में आया। कब आया? 2002। तो 222 है लास्ट में, तो 2002 ये वाला, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बट है। बट क्या? बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, और इसने फ्रोज कर दिया सीट्स, सारी की सारी जो सीट्स है इसको फ्रोज कर दिया 1971 में टिल 2000। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। डिलिमिटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में फ्रीज कर दिया डिलिमिटेशन को टिल 2000। ओके, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक्सटेंशन, या फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2001 में। यहाँ पे क्या बोला गया, इन्होंने ये जो फ्रीज था, फ्रीजिंग टाइम, इसको भाई बढ़ा दिया टिल 2026। तो 2026 तक ये रहेगा, टू एनकरेज द पॉपुलेशन कंट्रोल। ये करने का कारण क्या था भाई, इनको पॉपुलेशन कंट्रोल को एनकरेज करना था, इसलिए ऐसा ये रीज़न देते हैं। तो पहला रीज़न हम समझ चुके डिलिमिटेशन के रिलेटेड कि सीट्स अनचेंज कैसी होती है। 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का डिलिमिटेशन, ये क्या है, 87 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने मैंडेट किया डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। ये एक पॉइंट याद रखना है कि 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था डिलिमिटेशन के रिलेटेड, जिसने मैंडेट किया था डिलिमिटेशन को बेस्ट कीजिए आप 2001 के बेसिस पे। अब देखिए, स्टिल अलाउड एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई तो बन गई, आप इसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन 1991 के सेंसस के आधार पे। तो 1991 में जैसा सेंसस था उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा, इसे बेस लेके आप चेंजेस कर सकते हो। 87th अमेंडमेंट का मैंने आपको बता दिया, ये 2003 में आया था बाय द वे, 2003 में, और ये याद रखना है, इसको अपडेट किया गया था, और ये जो अपडेट किया गया था ये 2001 के डेटा के बेसिस पे था। इंपॉर्टेंट बात है आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट को, ये आप कैन नॉट चेंज, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं 2026 तक। अगर ये स्टेटमेंट में पूछे तो गलती नहीं करनी है। फिर से रिपीट करती हूँ, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट को जो सीट्स है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो टिल 2026 नहीं आ जाता। ओके, तो ओनली बाउंड्रीज विद द स्टेट्स कैन बी रैशनलाइज, सिर्फ बाउंड्रीज जो है इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। तो ये आपको रोड मैप समझ में आया जो मैंने आपको समझाया डिलिमिटेशन के रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब समझते हैं कि रिजर्वेशन सीट्स कैसे काम कर रही थी एससीज और एसटीज के लिए इन द पास्ट। सबसे पहले ये समझो कि कोई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन जो सीट्स है ये रिजर्व की गई थी एससीज और एसटीज के लिए।
ये भी था ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलेशन रेशो। ओरिजिनली 1960 तक क्या होता था, ये इसको रखा गया था, फिर इसको एक्सटेंड किया गया एवरी 10 ईयर्स। इसके 1960 के बाद तो हर एक 10 साल में इसे एक्सटेंड किया गया है। फिर आया था 95th ये यहाँ पे मैं जो जो बातें बता रही हूँ ये सारे टेबल के फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पे लिख चुकी हूँ। इसके बाद आया था 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2009 का। ओके, यहाँ पे क्या किया गया, इसे एक्सटेंड किया गया टिल 2020। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई वोट कौन कर रहा है, हु वोट्स। तो भाई सब वोट करते हैं, सबके सब वोट करते हैं, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता है। एससी और एसटी जो होते हैं कैंडिडेट, दे कैन ऑल्सो कंटेस्ट द जनरल सीट्स। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि एससी एसटी बन के ही इनको आप इलेक्शन लड़ सकते हो। जनरल कैटेगरीज के साथ भी आप इसे लड़ सकते हो, उसमें अपने आप को टैग करके या फिर रजिस्टर करके। ओके, रिजर्व सीट्स एडजस्ट की गई थी विथ सेंसस। 84th, आप यहाँ पे आपको याद रखना है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1991 के सेंसस के रिलेटेड है, और यहाँ पे है 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि है 2011 के सेंसस के रिलेटेड। ओके, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना है जो हम आज के लिए लेंगे, फिर कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे, लेकिन इसे अच्छे से समझिए, जिसे हम कहते हैं FPTP। अब ये क्या है FPTP? ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, फॉर लोकसभा के लिए इंडिया फॉलो करता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सिंगल मेंबर होता है और कैंडिडेट जो होते हैं विथ मोस्ट वोट्स, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, वो जीतते हैं, दे वोन। इवन इफ नॉट द मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी ना भी हो, 50% प्लस भी अगर मेजॉरिटी हो, लेकिन जिसके पास ज़्यादा सीट्स होगी वो यहाँ पे जीत जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स से कि यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिनके पास 40% इनका मेजॉरिटी आया है, फिर बी है इनके पास 30% है, सी है कैंडिडेट इनके पास 20% है, और डी है कैंडिडेट इनके पास कितना है 10% है। तो ये 4 कैंडिडेट समझ में आ गए, 40%, 30%, 20% और डी के पास 40%। अब यहाँ पे ए, लेट्स से यहाँ पे ए जीत जाएगा, इवन दो 60% डिडंट वोट फॉर ए। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं 40 + 30 + 20 + 10 करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को 40% ही वोट मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्लाइड क्या हुआ, जल्दी से बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि 60% लोगों ने वोट नहीं दिया ना। 40% वोट लोगों ने ए को दिया कैंडिडेट को, तो 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को वोट नहीं दिया है। यानी कि 50% से ज़्यादा भी लोग नहीं है जिसने ए को वोट नहीं दिया। इसके बावजूद ए कैंडिडेट जीत जाएंगे, विन करेंगे ये इलेक्शन को। समझ में आ रहा है आपको? ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसको समझना ज़रूरी है। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये ABCD का अगर आप एग्जाम्पल याद रख लोगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके प्रोज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल है, आपने अभी देखा बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है, क्विक है। कॉन्स क्या है, माइनॉरिटी, जो अगर स्मॉल ग्रुप है तो उनको इतना फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो कि है यहाँ पे देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की जब मैं बात करती हूँ इस टाइप की इलेक्शंस में, तो ये ट्राई करते हैं, ये इट ट्राइज टू गिव ऑल ग्रुप्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन देयर नंबर्स। हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाएगी उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, उनके नंबर्स के बेसिस पे। अगर कोई स्मॉल ग्रुप भी है उनको भी फिर आवाज़ मिलेगी। यहाँ पे 2 मेथड्स होती है प्राइमरीली। कौन सी होती है, पहले तो हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है,
ये यूज़ किया जाता है राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में। ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है इसे हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम। अब ये लिस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो पार्टीज़ होती है ये प्रिपेयर करती है, यहाँ पे कोई पार्टी है लेट्स से, ये प्रिपेयर करेगी लिस्ट को और फिर सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एज पर द वोट। इतना सिंपल है। लिस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। पार्टीज प्रिपेयर कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या फिर कोई पार्टीज है वो प्रिपेयर करती है लिस्ट को और सीट्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर द वोट्स के अकॉर्डिंग फिर सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इतना समझ में आया आपको? रीडिस्ट्रीब्यूट कह दिया क्या मैंने? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, बट व्हाई नॉट फॉर द लोकसभा? राज्यसभा के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप लोकसभा के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहला बात ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि देखिए लो लिटरेसी लेवल है एट दैट टाइम, जो पास्ट में हमारी लिटरेसी लेवल बहुत कम होती थी। और दूसरी बात ये है कि मल्टीपल पार्टीज़ थी। मल्टीपल पार्टीज़ होने के वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट होने का खतरा हमेशा रहता है, ये आपको बात पता है। इसके बाद जब मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे कर ही रही हूँ तो इसके कुछ डीमेरिट्स है, जैसे कि ये एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है फॉर बाई इलेक्शंस। इसके साथ साथ ये ब्रेक कर सकता है लोकल लिंक बिटवीन द वोटर्स एंड एमपीज, और ये एनकरेज करता है माइनॉरिटीज़ या फिर ग्रुप बेस्ड पॉलिटिक्स की, माइनॉरिटीज़ के बेस पे और ग्रुप बेस्ड पॉलिटिक्स के बेसिस पे दूरियां तैयार हो जाए। ये हम अभी भी देखते हैं, वी ऑलवेज विटनेस दिस प्रॉब्लम। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है, जो पार्टीज़ होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है वोटर्स से। ये बहुत बार होता है कि पार्टीज़ अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है या फिर इनका इंपॉर्टेंस बन जाता है एज़ कम्पेयर टू पीपल, जो रियलिटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री और एनी डेमोक्रेसी टू फ्लरिश। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया है। कल के लेक्चर में हम बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा काम आप पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।